68 और 69 दिया था। आई फेल्ड इन प्रीलिम्स इटसेल्फ। मैं बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, निगेटिव में जा रहा हूँ, देन यू स्टार्ट राइटिंग एन एसे, क्योंकि उसके जो डायमेंशंस है, इफ़ यू आर ओवर थिंकर, आप बहुत सारे डायमेंशंस खोज लोगे अपने आप ही। फोकस ऑन योर गोल एंड फुल ऑन रिविजन। आप जितनी बार रिविजन कर पाएँ, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर एग्जाम। एक ऐसा नौकरी जिसमें लंबी कतार है, टारगेट को मीट करने का दबाव है और टारगेट को अचीव करने का तनाव है, उसके बावजूद इस एग्जाम में बैठती हैं और अपना परचम लहराती हैं। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए सब कुछ था। वेरी फॉर्चुनेट कि आज मेरी जर्नी का अंत भी यहीं से हो रहा है जहाँ से शुरुआत हुई थी। So I'm very grateful to all the guidance that I have received. What was your approach when you applied elimination technique in mocks and that technique failed? So what was your approach? था कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं या पहले से डिसाइड नहीं करके जाओ। यकीन मानिए, बहुत ईमानदारी से बोल रहे हैं कि ये रैंक 6 अपनी मेधा के बदौलत हैं। ये इतना अच्छा ऐसे लिखती थी कि हमने बोला कि आपसे जो मेरा मॉडल आंसर है आपसे कमजोर पड़ जा रहा है, आप चाहें तो मॉडल आंसर लिख के हमारी किताब के लिए आप दे सकती हैं। CRT is must, especially from 6 to 10. कि 2 प्रीलिम्स फेल करने के बाद व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी टू कम बैक एंड हाउ डिड यू मैनेज टू क्लियर द प्रीलिम्स? You have to decide. Like, nobody can decide for you. आपको करना पड़ेगा वो। स्वागत है BCW के इस सेंटर पे। अभी जब रश्मि को हम लोग देख रहे हैं, ये रैंक 6 हैं और रश्मि अपना जर्नी आपको बताएंगी कि रैंक 6 कैसे आया और क्या आया। हमें पता है कि आप हमें सुनने नहीं आए हैं, आप इन्हें सुनने आए हैं, क्योंकि हम तो आपको क्लास में रोज़ पकाते हैं ही। लेकिन मुझे वसीर भद्र की एक लाइन बहुत याद है। आज इन्हें गुलदस्ता मिल रहा है और फूल मिल रहा है, तो वसीर भद्र की एक लाइन है कि जब से हम चले हैं मंजिल पर निगाहें हैं, जब से हम चले हैं मंजिल पर निगाहें हैं, हमने मील का पत्थर नहीं देखा। ये जो गुलदस्ता है, ये जो फूल है, क्या हमें विरासत में मिले हैं? तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो ये जो रैंक 6 जो व्यक्ति लेकर आता है, टॉप करता है, तो मैं यहाँ पर आपको कोई मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ, मैं आपको एक उलाहना देने आया हूँ। आप बोलते हैं कि सर पढ़ाई नहीं होती है, कितना घंटा पढ़ाई करें? एक ऐसी लड़की जो सुबह में 10 से 8 बजे तक एक नौकरी करती है, बैंकिंग सेक्टर में नौकरी करती है, एक ऐसा नौकरी जिसमें लंबी कतार है, टारगेट को मीट करने का दबाव है और टारगेट को अचीव करने का तनाव है, उसके बावजूद इस एग्जाम में बैठती हैं और अपना परचम लहराती हैं। आप ब्लेस्ड हैं जहां पर आपको 24 घंटा मिलता है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं, इसके बावजूद आप नहीं करते हैं, तो हम हमेशा कहते हैं और फिर आपको कहना चाहते हैं कि एक्सक्यूज़ का कोई स्पेस है ही नहीं, है ना। अगर आपने मन बना लिया है, अगर इरादा बना लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिजूल है कद देखना आसमान का। एक आदमी ने अगर जिद पकड़ लिया तो नौकरी करते हुए वो रैंक 6 देकर आ सकती है। तो आपके पास तो 24 घंटा अवेलेबल है। एक लड़की के पास 10 घंटा तो चला गया, 12 घंटा तो चला गया नौकरी करते हुए, उसके बाद उसमें 6 घंटा सोना भी होगा, उसके बाद अपना जो डेली कोरस का काम भी करना होगा और उसके बाद पढ़ाई भी करना होगा। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि करने वाला अगर मूड बना ले तो वो हर चीज़, जो कहा जाता है कि झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। तो आप 500 एक्सक्यूज़ दे सकते हैं। आपके पास लग्जरी किस चीज़ का है? टाइम का लग्जरी है। आप दिन भर लाइब्रेरी में बैठ सकते हैं और क्या नहीं करते हैं। तो आपको अगर बस है इच्छा कि SDM बन जाए, तब तो बड़ा मुश्किल है। जिद होना चाहिए, तो जिद तो होना ही चाहिए। आपको बस हम 2 मिनट आपका और लेंगे। रश्मि, हमको एक चीज़ का बहुत घमंड था कि ऐसे बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत आपसे ऑनेस्ट स्टोरी शेयर कर रहे हैं। हमको लगता था कि हम दैनिक जागरण में लिखते हैं तो हमसे बढ़िया ऐसे कौन लिख सकता है। तो हम लोग मॉक सेशन लेते थे, जो डिस्कशन जूम सेशन लेते थे। तो रश्मि ऐसे की भी प्रोग्राम की स्टूडेंट हैं, रेजोनेंस की हैं, दक्ष की हैं, निपुण आंसर राइटिंग प्रोग्राम में इनके हैंड राइटिंग इतने सुंदर हैं कि लगता है कि टाइप किया हुआ है।
इतना सुंदर हैंड राइटिंग है। तो आप ये जरूर क्वेश्चन पूछेगा कि हैंड राइटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। इनके आप आंसर्स कॉपी देखेंगे तो मैप का भरमार है, मैनग्रूव तक में भरमार है। तो कहने का मतलब है आप आंसर राइटिंग स्किल्स इनसे जरूर सीख लीजिएगा। राइटिंग, हैंड राइटिंग का कितना इंपॉर्टेंस है ये आप जरूर जान लीजिएगा। तो एक लड़की को देखते थे कि जूम सेशन में आती है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचती है और जवाब देती है। फिर बाद में जब ऐसे हम इवेलुएट करने लगे तो फिर हमको लगा कि एक जो आप सुनते होंगे कि राजेंद्र प्रसाद के बारे में कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, यकीन मानिए बहुत ईमानदारी से बोल रहे हैं कि ये रैंक 6 अपनी मेधा के बदौलत हैं। ये इतना अच्छा ऐसे लिखती थी कि हमने बोला कि आपसे जो मेरा मॉडल आंसर है आपसे कमज़ोर पड़ जा रहा है, आप चाहें तो मॉडल आंसर लिख के हमारी किताब के लिए आप दे सकती हैं। तो अगर आप में वो हुनर आ गया लिखने का, जबकि हमने ऐसे का ई इनको सिखाया है, पर वही है ना कि हमेशा हम आपको बताते हैं कि तो ये बहुत गुरु के लिए गर्व की बात है। अब इसी का बात पे हम आपको बताते हैं कि जो शेखर सुमन हैं उनके पिताजी फणिभूषण सिंह बहुत बड़े आँख के डॉक्टर थे, पटना के बहुत बड़े आँख के डॉक्टर थे। और जब उनका सम्मान समारोह हो रहा था तो कुछ मीडिया के बंधु ने उनसे पूछा उनके पिताजी से कि आपको नहीं लग रहा है कि सब लोग बोल रहा है कि शेखर सुमन के पापा बैठे हुए हैं, शेखर सुमन के पापा बैठे हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि एक गुरु के लिए और एक पिता के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उसकी पहचान उसके शिष्य से हो सकती है, उसके लिखने वाले से हो सकती है या उसके संतान से हो सकती है। तो आप जो बोल रहे हैं ये मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है कि गुरु गुरु रह गया, चेला चीनी हो गया। ये मेरे लिए गर्व का बात है, मेरे लिए बैच ऑफ ऑनर है ना। फिर रश्मि जी से बात हो रही थी तो रश्मि ने कहा कि अब रश्मि से रश्मि जी बोलना पड़ता है, दंडाधिकारी हैं इन लोग अब। तो हमने इनको भी कहा है कि जब भी विद्यार्थी प्रोटेस्ट करे तो लाठी डंडा कम चले, है ना। तो इन्होंने कहा कि सर 71वीं का एक मलाल रह गया कि राहुल सहाय सर मेंस में पढ़ा रहे थे, बहुत अच्छा हम नोट्स बनाए थे तो उसको हम यूज़ कम कर सके। तो हम बोले अब मत परीक्षा देना, आप सीधा यूपीएससी परीक्षा देना, आप क्या रैंक 1 लेकर आओगी। तो आप लोग के बीच में राहुल सर हैं, राहुल सर कुछ बोलेंगे, उसके बाद फिर ये माइक और ये जो स्टेज है हम लोग रश्मि को देंगे और आपके जो प्रश्न होंगे उसका जवाब देंगी कि आप पूछेगा कि इन्होंने भी प्रीलिम्स फ्लंक किया है कि नहीं किया है, बाकी सारे आपके सवालों का जवाब देंगे। सर। Thank you, Rohit sir, and good afternoon to all of you. So first and foremost, the thing is कि जो BPSC एग्ज़ाम है वो काफ़ी अचीवेबल है। अभी तक जो भी आप लोगों के सामने कैंडिडेट्स आए होंगे तो उन लोगों ने अपनी सक्सेस स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की होगी। अगेन द थिंग इज़ कि ये जो टाइम पीरियड पे आप हैं, जो मैं बार बार कहता हूँ, यू पीपल आर इन योर 20s और अर्ली 30s, दिस इज़ वेरी गोल्डन टाइम। और ये थोड़ा सा टाइम कन्फ्यूज़न का भी होता है, जहाँ एक तरफ आपको लगते हैं कि आपके जो कंटेम्प्रेरीज़ हैं वो कहीं पे जॉब कर रहे हैं, दे हैव अ सर्टेन डिग्री ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और आप फिर अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं कि एम आई वेस्टिंग माई टाइम और वॉट इस एग्ज़ाम को देके। तो आई कैन से टू यू, मैंने भी यूपीएससी लिखा है, आई कैन से टू यू कि ये जो आपने डिसीज़न लिया है सिविल सर्विसेज लिखने का, ये वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस हैं अगर आप सही से इस टाइम को अपने सक्सेस के लिए मोबिलाइज कर सकें। इंस्टेड ऑफ गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, instead of getting carried away by other people thoughts or opinions, stuck to your journey। और ये कायदे से 1 साल का जर्नी होता है, इसको लोग बना देते हैं 3 साल 4 साल 5 साल का। नहीं तो अगर कायदे से आप पढ़ने बैठेंगे, और ऐसे बहुत सारे आपको सक्सेस स्टोरीज मिलेंगे जिन्होंने 8 महीने 9 महीने से पहले से ये स्टार्ट किया जर्नी एंड दे हैव क्वालिफाइड। इट्स अप टू यू कि आप कितनी जल्दी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं। और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का एक ही तरीका है, फ्रॉम द डे 1 जब आपने डिसाइड कर लिया कि यू आर गिविंग योर 8 to 10 months फॉर दिस एग्ज़ाम, पूरी ऑनेस्टली से आप 8 से 10 महीने अपने इस एग्ज़ाम को दे दें। सबको पता होता है कि NCERT पढ़ना होता है, लेकिन पढ़ते कितने लोग हैं। सबको पता है कि आंसर राइटिंग इज़ द की फॉर क्रैकिंग सिविल सर्विसेज, लेकिन लिखते कितने लोग हैं। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, डोंट जस्ट बी अ थिंकर, एग्जीक्यूट योर स्ट्रैटेजी। और जितनी अच्छे से आप अपनी स्ट्रैटेजी और अपने आप पे काम करेंगे उतना ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, और जितनी जल्दी आप सक्सेस लेंगे ब्यूरोक्रेसी में उतने ज़्यादा रैंक तक आप पहुँचेंगे टिल द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। सो इफ़ यू क्रैक योर BPSC एग्ज़ाम टिल नाउ,
in field of administration you can be reached to additional secretary or joint secretary. और दूसरी बात ये कि स्टेट पीसीएस जो होता है, जो बहुत एम्बिशियस स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए स्टेट पीसीएस लॉन्च पैड होता है यूपीएससी के लिए. जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि द रियल ब्यूरोक्रेसी स्टार्ट्स फ्रॉम आईएएस. तो अगर आप ब्यूरोक्रेसी में अपना करियर रखना चाहते हैं और अगर आप 20s में अपना आप बीपीएससी निकाल लेते हैं तो बहुत सारे सोशल प्रेशर से आप ऊपर चले जाते हैं. You don't have issue of getting married, you don't have pressure to earn money. I mean, the government gives you a comfortable life. आप फिर वो कर सकते हैं कि बीपीएससी का जो आपने जर्नी में सीखा है प्रिपरेशन, उसके बाद आप यूपीएससी लिखें. लेकिन अगेन इट्स ऑप्शनल, ऐसा नहीं है कि जितने सारे बीपीएससी चाहे स्टेट पीसीएस के लोग हैं उनको यूपीएससी लिखना है. ऑल आई एम सेइंग कि आफ्टर क्रैकिंग स्टेट पीसीएस यू हैव अ बेटर चांसेस फॉर क्रैकिंग यूपीएससी ऑल्सो. सो जस्ट कीप मतलब काम करते रहिए, पढ़ते रहिए और फोकस्ड रहिए. दैट्स इम्पॉर्टेंट. और एक साल बीतने में ज़्यादा समय नहीं लगता है. अगर आप कायदे से देखेंगे तो एक साल आपको जस्ट पलक झपकते निकल जाता है. तो ये भी मत सोचिए कि अब एक साल का जर्नी है, अभी टाइम बहुत है. नो, एक साल जस्ट 1 year जस्ट गोज अवे. सो दैट्स ऑल. कीप वर्किंग एंड बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ. जो भी रिक्वायरमेंट है इस एग्ज़ाम को निकालने के, अभी तक आपको पता हो ही गया होगा कि क्या क्या चीज़ें पे आप काम करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी एग्ज़ाम को निकालने में ज़्यादा बढ़ जाएगी. सो कीप वर्किंग ऑन टू इट एंड रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस. रिवाइज एंड ट्रीट ऑल सब्जेक्ट्स इक्वली. ऐसा नहीं कि जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है उसी को स्ट्रॉन्ग किए जा रहे हैं. ट्रीट ऑल क्वेश्चंस एंड ऑल सब्जेक्ट्स इक्वली. जो आपका वीक पार्ट है उस पर भी मेहनत कीजिए. एंड करंट अफेयर्स को तो देख के ही चलिए. करंट अफेयर्स कॉल्स फॉर डिसिप्लिन. और एक बार आपका पीटी निकल गया तो मेंस इज़ अ केक वॉक, जो मैं बोलता भी हूँ. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. अब आपको मैम बताएंगी फॉर द की टू सक्सेस. गुड इवनिंग एवरीवन. सो देखिए, आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर और ना ही मैं कोई टीचर हूँ. तो मेरे पास ऐसा कुछ, कहते हैं ना उसको रामबाण, वैसा कुछ नहीं है कि मैं आपको आज कुछ बोल दूँ और 1 महीने में आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए. बस डिफरेंस ये है कि 2 दिन पहले तक मैं भी इस स्टेज के उस तरफ थी, आपके बीच से ही आई हूँ. और आज बाय गॉड्स ग्रेस मैं अभी इस तरफ हूँ. बट मेरी जर्नी भी इट वाज डिफ़िकल्ट एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन. लेट्स एक्सेप्ट दैट. तो जब स्टार्टिंग में मैंने 68 और 69 दिया था, आई फेल्ड इन प्रीलिम्स इटसेल्फ. तो अगर आप भी इस सिचुएशन में हैं तो प्लीज़ डोंट गेट डीमोटिवेटेड, क्योंकि अगर मेरा हो सकता है तो आपका भी हो सकता है. जैसे सर ने कहा कि यू हैव 24 आवर्स, यू आर वेरी प्रिविलेज्ड. एंड मेरा शायद 2-3 दिन आपके 1 दिन के इक्वल है. और अगर मैं अपने BCW की जर्नी बताऊं तो काफ़ी मतलब इमोशनल भी है, क्योंकि जब मैंने 2-2.5 साल पहले जब ये स्टार्ट किया था बीपीएससी का, तो एक्चुअली आई एम अ साइंस स्टूडेंट. तो ये जीएस के सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, आई वाज लाइक टोटली निल इन दैट. मुझे कुछ भी नहीं पता था, इवन बिहार स्पेशल. तो एक दिन यूट्यूब पे स्क्रॉल करते हुए मुझे एक वीडियो मिला, BCW ज्योग्राफी बिहार स्पेशल, एंड आई लैंडेड ऑन दैट वीडियो. और वो पूरा, इट वाज सो इंटरेस्टिंग कि मैंने वो पूरा एक साथ ही ख़त्म कर दिया. और उसके बाद आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आज मेरी जर्नी का अंत भी यहीं से हो रहा है जहाँ से शुरुआत हुई थी. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द गाइडेंस दैट आई हैव रिसीव्ड. और क्या बताऊँ आपको, इट्स, आप कर सकते हो. मतलब इट्स नॉट कि जैसे कि ऐसे की बात सर कर रहे थे कि अच्छा, आप में से कितने लोग हैं वो आर ओवर थिंकर्स. मतलब ऐसा लगता है ना कि कभी सोचते सोचते हम ये सोचते, अरे अभी प्रीलिम्स नहीं हुआ, फिर पता नहीं क्या होगा आगे, क्या करेंगे लाइफ में, क्या करेंगे. तो वो हमेशा ओवर थिंकिंग करते हैं बहुत सारे लोग, मैं भी उसमें से ही एक हूँ. तो ये चीज़ का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट मैं आपको बताती हूँ. जब भी आपको ऐसा लगे ना कि मैं बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, निगेटिव में जा रहा हूँ, देन यू स्टार्ट राइटिंग एन एसे. क्योंकि उसके जो डायमेंशंस है, इफ़ यू आर ओवर थिंकर, आप बहुत सारे डायमेंशंस खोज लोगे अपने आप ही. और अब आपके आसपास जो चीज़ें हैं, आप जिस माहौल में रह रहे हो, यू विल गेट एन एग्जाम्पल फ्रॉम देयर ओनली. और जैसा कि अभी प्रीलिम्स है आपका 1 मंथ में, तो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है तो उसको प्रॉपर रिवाइज कीजिए.
एंड अगर आप कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह दे रहे हैं तो उसको मतलब टेस्ट को डू नॉट ट्रीट इज़ की मतलब डू नॉट ट्रीट इट एज़ कि बहुत कम नंबर अगर मेरे आ रहे हैं, क्योंकि मैं भी कभी मार्क्स नहीं देखती थी मेरे जो भी मॉक टेस्ट वगैरह होते थे। तो आप उनसे सीखो, अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है देन यू गो बैक टू द बुक्स एंड जो भी आपके पास मटेरियल है एंड यू रिफ़र दैट एंड उसके बाद यू जस्ट फोकस ऑन योर गोल एंड फुल ऑन रिवीजन। आप जितनी बार रिवीजन कर पाएँ, that will be very helpful in your exam. तो अगर आपका कुछ क्वेश्चन है देन कुछ डाउट्स है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं देन यू कैन। साइंस के बारे में थोड़ा बता दीजिए, साइंस आपने कैसे करा? ओके साइंस का ना अगर आप मुझसे साइंस का पूछोगे तो साइंस का सबसे पहले तो PYQs आप देखो, NCERT इज़ मस्ट स्पेशली फ्रॉम 6 to 10, ठीक है वो है। एंड शायद मैंने मोमेंटम की बुक भी रेफ़र की थी, मोमेंटम की जो बुक है। तो ये 3 चीज़ें सोर्सेज मेरे थे, मोमेंटम हो गया देन PYQs एंड NCERT। मैम वो तो कर रहे थे, लेकिन अभी मैं ADO का पेपर हुआ उसके बाद मैम थोड़ा साइंस का लेवल BPSC ने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया है, तो मैम उसको देखते हुए उसको कैसे कटर किया जाए? AEDO का एग्ज़ाम मैंने तो नहीं दिया था बट आई हैव सीन द पेपर बट मतलब मेरे पर्सनल ओपिनियन में आई फील कि AEDO इज़ अ डिफरेंट वेरी डिफरेंट एग्ज़ाम। लाइक आई डोंट थिंक BPSC में उतने लेवल के क्वेश्चंस आएंगे लाइक PYQs इफ़ यू विल रेफर। तो एंड 11-12 अगर आप अभी पढ़ने बैठ जाओगे देन आपका बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा और उस रिस्पेक्ट में उस रेशियो में आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो बेटर जो आपने पढ़ा है अभी तक 6 to 10 यू रिवाइज दैट, NCERT रिवाइज करिए और आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल है जो आपने अभी तक पढ़ा है, क्योंकि अभी टाइम तो बहुत कम है, देन यू रिवाइज दैट। ओके, थैंक यू मैम। You said you failed two prelims, and after that you cleared the exam with such a good numbers. So I'm asking कि दो prelims fail करने के बाद what was your strategy to come back and how did you manage to clear the prelims after the setbacks? See, the 2 prelims happened in the same year, if I remember. One was in the starting of the year and the second was around September or October. So उसमें मेरा जो बेसिक सब्जेक्ट्स था ना, आई वॉज नॉट लाइक फुल्ली फोकसिंग ऑन दैट। जो बेसिक्स आपके पॉलिटी है, मॉडर्न हिस्ट्री, एंड मॉडर्न हिस्ट्री में भी 1857 से 1947, सो आई वॉज स्टक इन उसके पहले का पोर्शन एंड मिडीवल जो कि मुझसे तो अभी तक आज तक नहीं हुआ तो शायद आप लोग को भी डिफ़िकल्ट लगता होगा। तो 68 और 69 का मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मुझे छोड़ना क्या है ना। मैं बहुत सारी चीज़ें साथ में पढ़ रही थी और क्या छोड़ना है ये मुझे मालूम नहीं था। देन मैंने अपनी यही स्ट्रैटेजी बनाई कि जो भी कोर सब्जेक्ट्स है जो हाई स्कोरिंग है, जैसे कि बिहार स्पेशल यू विल गेट 30-35 क्वेश्चंस, साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री एंड एंशियंट आप अगर करना चाहें उससे तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 7-8 क्वेश्चन आते हैं। एंड जो 10 मार्क्स का जो मैथ्स का पोर्शन आता है वो मेरे लिए हमेशा एक केक वॉक था, क्योंकि मैं उसी बैकग्राउंड से थी। तो ये सब चीज़ों पे मैंने ज़्यादा फोकस किया। पहले मैं बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स करती थी और उसका आउटपुट उतना नहीं आता था। तो आप करंट अफेयर्स के लिए एक सोर्स चूज़ करो और उसको पढ़ के जाओ, क्योंकि आप कितना भी करंट अफेयर्स पढ़ लोगे स्टिल यू विल नॉट एबल टू सॉल्व 50 और 60% ऑफ द क्वेश्चंस। तो आप अपना जो बेसिक सब्जेक्ट्स है उसको स्ट्रेंथन करिए फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स को सिर्फ क्वालिफाई करना है, यू विल नॉट गेट अ रैंक ऑन द बेसिस ऑफ प्रीलिम्स मार्क्स। First of all, ma'am, many congratulations for this. Hey, thank you. And ma'am, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम जिस तरीके से टेस्ट सीरीज अभी देना होता है बिफोर 1 वीक से, तो मार्क्स काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहे हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज में मैम 50 भी क्रॉस नहीं होती, किसी में बहुत अच्छे स्कोर आते हैं। तो उसको किस तरीके से मैनेज जाते हैं? कभी कभी बहुत डिमोटिवेट हो जाता हूँ, कभी कभी देखता हूँ तो बोलता है ठीक है एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, तो उसको किस तरीके से टैकल करना होता है? देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूट का जो टेस्ट सीरीज़ होता है दैट इज़ नॉट BPSC का पेपर, ठीक है। तो उसको आप कोई भी टेस्ट को लेके तो कभी भी डिमोरलाइज हो ही नहीं, क्योंकि BPSC का जो पैटर्न है दैट इज़ टोटली डिफरेंट। आप वो टेस्ट से सिर्फ आप इतना एनालाइज करो कि अभी क्या होता है, अभी 1 महीना बचा है, बहुत सारे बच्चों का कुछ पोर्शन रिवाइज हुआ होगा, कुछ नहीं हुआ होगा, बहुत लोगों ने शायद करंट अफेयर्स अभी तक अच्छे से नहीं किया होगा, बट आप जो फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो उसमें तो सब कुछ आ रहा है ना। सो आप उसको सिर्फ जो आपने पोर्शन पढ़ा है रिवाइज किया, आप देखो क्या उसमें गलती हो रही है,
देन इट इज़ थोड़ा सा वो मतलब इट इज़ डिफ़िकल्ट कि अगर आपका जो पढ़ा हुआ पोर्शन है उसमें गलत हो रहा है, नहीं तो आप जो आपके गलत हुए इट इज़ गुड ना, जो आपके क्वेश्चंस गलत हुए आप उसका रेफ़र करो मटेरियल कि शायद मेरा ये वीक पोर्शन है, तो वो वीक पोर्शन फाइंड करो ताकि आपका जो लास्ट का जो मेन एग्ज़ाम है बीपीएससी का प्रीलिम्स का उसमें गलती ना हो। जस्ट लाइक 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो किसी की एक्यूरेसी कभी किसी टेस्ट में एक्यूरेसी कभी काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, किसी टेस्ट में मैम अटेम्प्ट ज़्यादा मायने रखते हैं। एक्यूरेसी 50, 60 या 70 के बीच में रहती है, कभी किसी टेस्ट में किसी में 80 टच हो जाती है। तो उसको किस तरीके से एनालाइज करें, एग्ज़ाम में किस किस पैटर्न को फॉलो करना होगा? देखिए जो एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मुझे ऐसा ऑनेस्टली लगता है कि वो आप जब एग्ज़ाम में आपको पेपर मिलेगा तभी आपको वो चीज़ जज करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चन टफ़ है, सो इट इज़ टफ़ फॉर एवरीवन, और आप उसमें पैनिक में आके ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दोगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, फिर भी लाइक 110 टू 20 क्वेश्चंस इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग, आई थिंक इट इज़ अ गुड अटेम्प्ट, और क्योंकि कट ऑफ भी शायद 90 टू 100 के बीच में ही, अगर इट इज़ लाइक अ सेफ स्कोर, तो उतना करे तो अच्छा है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू मैम क्वेश्चन मेरा है, जैसे अभी लास्ट फेज जो स्टार्ट हुआ, जैसे अभी नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम है, लगभग 1 महीने ही है, तो हम जो भी अपना प्लान बनाते हैं उस प्लान पे कैसे स्ट्रिक्ट होकर उसी पे काम करें, और जो मेन जो बात आ जाता है कंसिस्टेंस का, पेशेंस का, उस कैसे उसको हैंडल करें। फिर जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं जो जिससे 10 नंबर 15 नंबर 12 नंबर के अप्रॉक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, तो उन सब्जेक्ट्स को इस लास्ट टाइम में कितना टाइम दे, कितना टाइम मैनेज करे और जो मैक्सिमाइज कर सके उसको। और फिर जो हिस्ट्री हो गया या आपको करंट अफेयर्स हो गया, साइंस का पोर्शन हो गया, उसको कितना टाइम दे ताकि वो भी मल्टीपल रिविजन्स हो सके लास्ट एग्ज़ाम के डेट तक। थैंक यू। देखिए जो आपका वैसे सब्जेक्ट से जो ज़्यादा स्कोरिंग है, साइंस, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री एंड बिहार स्पेशल, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप ये 4 सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज़ करो, एंड बाकी करंट अफेयर्स भी करना है तो करंट अफेयर्स भी आप एक सोर्स चूज़ करो और उसको बहुत अच्छे से एटलीस्ट 8 टू 10 टाइम्स रिवाइज़ करो। एंड उसके बाद अगर आपके पास टाइम रहता है देन यू गो फॉर ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें कि थोड़े कम मतलब मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, दैट यू हैव टू डिसाइड, लाइक नोबडी कैन डिसाइड फॉर यू, आपको करना पड़ेगा वो चीज़, क्योंकि हर किसी का देखो हर किसी का शेड्यूल अलग होता है, ठीक है, हर किसी का शेड्यूल अलग है, हर किसी के पढ़ने की कंसिस्टेंसी भी अलग है, ठीक है। जैसा सर ने कहा था कि मेरे पास तो बहुत कम टाइम था, तो मैंने उस हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी डिज़ाइन किया कि मुझे इसी 4 घंटे में कैसे करना। मेरा कभी ऐसा नहीं रहता था कि मुझे आज 8 घंटे पढ़ना है और 8 घंटे पढ़ लिया तो हो गया। मैंने सिर्फ टॉपिक्स डिसाइड करती थी कि मुझे किसी भी तरह आज ये टॉपिक्स करना है। तो आप उस तरीके से अपना शेड्यूल बनाओ कि आपके जो मैक्सिमम सब्जेक्ट्स जो हाई स्कोरिंग है वो तो डेफिनेटली अच्छे से रिवाइज हो जाएं ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करो। मैम बहुत टाइम होता है जो प्लान बनाते हैं वो 3 दिन 4 दिन करते हैं, फिर माइंड में स्टक होता है कि शायद हम कहीं गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रहे हैं, मेरा प्लान गलत तो नहीं है, तो उस टाइम बहुत सारा एंजाइटी टाइप का फील होने लगता है। तो वो तो करना पड़ेगा ना, अगर बीपीएससी क्रैक करना है, प्रीलिम्स क्रैक करना है तो उतना तो करना पड़ेगा। अब वही भूल जाओगे गोल को तो फिर कैसे होगा। ये सवाल मुझे लगता है कि आप रोहित सर या राहुल साय सर से पूछेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा आंसर दे पाएंगे आपको। मैनी ऑफ कॉन्ग्रेचुलेसन मैम आपको। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसा आपने स्टार्टिंग में बताया कि आपके 2 लगातार प्रीलिम्स नहीं निकले थे, तो मैम अगर किसी का भी लगातार 2 प्रीलिम्स नहीं निकले और फिर काफ़ी क्लोज मार्जिन से नहीं निकले, तो नेक्स्ट टाइम उसको एक सेल्फ डाउट आता है या फिर निगेटिविटी आती है कि अगर इस बार भी नहीं हुआ तो, या फिर मुझे और क्या करना चाहिए। तो एक माइंड में जो एंजाइटी आती है उसको कैसे ओवरकम करें या फिर किस तरह से खुद को मोटिवेट। वो चीज़ को सोचना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन अगर हो गया तो हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी का 1-2 मार्क्स से छूट रहा है तो आप प्लीज़ देखो कि ऐसा हो क्यों रहा है। हो सकता है आप बहुत सारे सिली मिस्टेक्स कर दे रहे हो, या फिर आपका नेगेटिव ज़्यादा हो रहा हो, या आप बहुत सारे ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ले रहे हो। वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका ऐसा हो क्यों रहा है। शायद हो सकता है रिवीजन की कमी हो तो आपके इजी क्वेश्चंस भी गलत हो रहे हो। नहीं, मल्टीपल सोर्सेज के पीछे कभी भी मत जाना, क्योंकि ये मेरी भी एक गलती थी।
मल्टीपल सोर्सेज के पीछे मत जाओ, एक सोर्स लो। एंड नोट्स किसी के भी परफेक्ट नहीं होते हैं। अगर नोट्स परफेक्ट होते तो मॉक टेस्ट में फुल नंबर्स आते ना, फुल मार्क्स आते, एग्जाम में भी फुल मार्क्स आते। तो नोट इज़ नेवर परफेक्ट। आप जो आपने पढ़ा है अभी तक आप उसको ही रिवाइज करो, और PYQs के अकॉर्डिंग आपके अगर नोट्स हैं तो वो एक होना चाहिए, उनमें कनेक्शन। ऐसा ना हो कि आपने कुछ अलग ही नोट्स बनाए और PYQs का उससे कोई लेना देना ही नहीं हो, तो वो फिर एक दिक्कत हो जाएगी। हाँ, मैं ऐड ऑन करती थी, मल्टीपल सोर्सेज तो नहीं, बट जैसे कि मैं बताऊँ बिहार स्पेशल, तो बिहार स्पेशल के जो फ्री यूट्यूब वीडियोस हैं अभी भी शायद अवेलेबल होंगे PCW की साइट पे। तो मेरा पिछले 2-3 साल से मेरा वही नोट्स है, वही रिवीजन सेम, और कुछ मैंने रेफ़र ही नहीं किया। मतलब वही नोट्स मैंने पढ़ा है आज तक। मे बी शायद बाकी भी और अपडेटेड वीडियोज़ आई थी, लेकिन वो जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था, लिखा था, मेरा आज तक वही नोट्स है। मेरा क्वेश्चन ये था कि आप PYQ के क्वेश्चन को उसको PYQ के क्वेश्चन को और जो भी टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन हैं उसको एनालाइज़ कैसे करती थी आप? क्योंकि एनालाइज़ करने में 5-5 घंटे लग जाते हैं, 3-3 घंटे लग जाते हैं। तो जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया या मेरा जो गलत हुआ, ठीक है, अब 100 में से आप नहीं 150 में से आप कितना अटेम्प्ट करते हो कोई भी टेस्ट में? 120 के अराउंड। 120 के अराउंड। और उसमें से आपका गलत कितना होता है? लगभग 1/3 गलत हो जाता है। 1/3 मतलब 40 क्वेश्चंस। तो 40 एंड आपने अटेम्प्ट नहीं किया 30, तो आपको 70 क्वेश्चंस ही तो एनालाइज करना है ना। तो उसमें कितना टाइम जाएगा? 1-2 घंटा, 2 मैक्सिमम 3 आवर्स। जो गलत हुआ है या फिर जो आपने नहीं किया है, दैट ओनली यू विल एनालाइज ना। जो सही हुआ है दैट यू विल बी लाइक कि हाँ ठीक है, ये पोर्शन मेरा हो गया, ये तो मैंने अच्छे से किया है, तभी मैं अटेम्प्ट कर पा रही हूँ और आंसर भी सही आया है। मेंस के लिए तो बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आप हिस्ट्री देख लो, तो हिस्ट्री में बहुत मतलब लिमिटेड टॉपिक्स हैं। आर्ट एंड कल्चर से हमेशा वही पटना कलाम, मौर्य, वही चीज़ें आती है, ठीक है। नेशनलिज्म आता है। और इस बार तो मैं 78th में शायद मैंने नहीं रेफ़र किया था, बट 71st में मैंने राहुल सायर सर के वीडियोस देखे ना। आई वाज लाइक फ़ैन। आपको कुछ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हिस्ट्री में आप सर के वीडियोस देख लो, इट्स डन। तो पॉलिटी में भी आप देखोगे ना, लिमिटेड मतलब टॉपिक्स जो हैं, बहुत वास्ट नहीं है मेरे हिसाब से। अगर मैं सोचूं तो मेंस का सिलेबस इज़ नॉट दैट वास्ट, वो आप आराम से मैनेज कर लोगे, और टाइम भी होता है। तो आप प्रीलिम्स पे फोकस करो कि मेरा प्रीलिम्स निकलना चाहिए, देन 100% गो फॉर लाइक कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ मेंस। गुड इवनिंग मैम, आपके लिए प्रीलिम्स ज़्यादा हार्ड डिफ़िकल्ट थी या फिर मेंस? और जब आप प्रीलिम्स नहीं मैम, जब आप प्रीलिम्स नहीं कर पाई तो क्या आप डिमोटिवेट हुई थी? नहीं, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए सब कुछ था। तो क्या होता, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होता, बट मेरा ऐसा उस टाइम माइंडसेट था कि अभी इससे नीचे तो नहीं जा सकते। 2 बार क्वालिफाई नहीं हुआ तो अभी तीसरे बार भी नहीं होगा। तो मैंने ये सब सोचना ही छोड़ दिया था। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था कि अभी मैं कुछ भी नहीं सोचूंगी, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, आई एम ऑल्सो ओवर थिंकर लाइक यू, या फिर बहुत सारे लोग हैं। तो मैंने ये सब सोचना ही छोड़ दिया था। आई जस्ट फोकस्ड कि मुझे किसी भी तरह आई विल हैव टू क्वालिफाई प्रीलिम्स। और जो भी मेरी मिस्टेक्स हुई थी पास्ट में, बहुत शायद रिगरसली मैंने उसको एनालाइज किया, और लकीली बाय गॉड्स ग्रेस हो गया सब कुछ। Questions regarding elimination technique. First one is there any specific way? Is there any specific way to apply elimination technique in factual questions? ठीक है. And the second one is like what was your approach when you applied elimination technique in mocks and that technique failed? So what was your approach? एलिमिनेशन टेक्निक फैक्चुअल क्वेश्चंस में तो आप लगा ही नहीं सकते हो। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि वैसे क्वेश्चंस जिनका एक डायरेक्ट आंसर है, वहाँ पे यू कैन नॉट यूज़ दिस कि एलिमिनेट करके मैं निकालूँ। वहाँ पे कोई वैसे क्वेश्चंस जिनके ऑप्शंस में एनालिसिस है, जैसे कि जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें यू कैन यूज़ दैट, बट 100% सही हो ऐसा होगा नहीं। सो इट्स बेटर यू फोकस ऑन कि आपको क्या याद है, देन रादर देन अटेम्प्टिंग मेनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एलिमिनेशन टेक्निक। वो आप तब यूज़ करो जब एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन हो कि मैंने बहुत कम अटेम्प्ट किया है तब। Approach of yours नो, नथिंग। if it failed like in mocks. मैंने ये सब यूज़ करना छोड़ ही दिया था लास्ट में, क्योंकि 70th का जो पेपर आया था
तो एग्ज़ाम हॉल में मुझे ऐसा लगा कि इट इज़ लाइक ऑन अ टफ साइड, तो जो मुझे आते थे जेन्युइनली मैंने वही अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि मेरा भी बहुत नेगेटिव होता था, तो फिर इसलिए। आंसर राइटिंग एस्से का अगर मैं बोलूँ तो एस्से का तो BCW का जो कोर्स था, एस्से का मेरा वहीं से शुरू हुआ, और वो शायद मैंने प्रीलिम्स के पहले ही वो लेक्चर्स देखे थे, और शायद मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी है राइटिंग में, तो एस्से का मेरा प्रिपरेशन पहले से चल रहा था। बाकी जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं उसमें से साइंस एंड टेक आई हैड डन अर्लियर, लेकिन बाकी जो पॉलिटी एंड हिस्ट्री है GS1 का, तो और DI में मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैथ्स है, तो वो मेरे लिए इट वाज अ किक बॉक्स, बट बाकी पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री GS1 के सब्जेक्ट्स वो तो मैंने प्रीलिम्स के बाद ही किए थे। थैंक यू। While attempting my 71st BPSC prelims, I faced difficulties in managing my temperament inside exam hall. Okay, I get too much stress and get anxious in between paper while giving papers. So, how can you manage your temperament inside exam hall, and what you can suggest for us? So, is it happening with you in the mock test also, or only in the main exam? Okay, so why it is happening? Like you are too nervous about it, ना? कि पेपर कैसा जाएगा? अच्छा, सो जैसा कि मैंने बीच में आपको बोला था कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं या पहले से डिसाइड नहीं करके जाओ, आपको वहाँ पे देख के ही डिसाइड करना पड़ेगा। पेपर इजी है तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करना ही है, लेकिन वहाँ अगर आप पहले से डिसाइड करके जाओगे कि मुझे 130 ही करना है, तो फिर तो वो नेगेटिव हो जाएगा बहुत सारा। आप वहाँ पे ही पेपर देखो और उस टाइम ही आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि अगर बहुत डिफ़िकल्ट है तो मैं बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट ना करूँ, या फिर बहुत मतलब थोड़ा सा कम लेवल है तो मैं बहुत कम अटेम्प्ट ना करूँ, क्योंकि वो पेपर इज़ सेम फॉर एवरीवन ना। मैम प्रॉब्लम ये होती है कि मैं मिसजज कर लेता हूँ हमेशा पेपर को, कि मेरे को लगता है ये इजी है तो लोगों को लगता है कि ये तो काफ़ी टफ है। कभी कभी उल्टा हो जाता है, मेरे को लगता है ये काफ़ी टफ है, लोगों को लगता है इजी है। यही प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। आप लोग में से कोई बताइए इसका आंसर। मतलब आपको डिफ़िकल्ट पेपर में आप अच्छा करोगे, राइट? क्योंकि वो आपको इजी लगेगा। इजी क्वेश्चंस आपके गलत हो जाते हैं, तो इजी क्वेश्चंस अगर आपके गलत हो रहे हैं, दैट मीन्स आपने वो रिवाइज नहीं किया है अच्छे से, या फिर आपने बहुत सारा प्रैक्टिस नहीं किया है। मुझे लगता है BPSC का पैटर्न अभी जो चेंज हुआ है उसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस अब शायद कम आते हैं बहुत, मतलब जैसे 67 वगैरह के पेपर देखूँ तो बहुत ज़्यादा आते थे, अभी 70-71 में तो मुझे लगता है बहुत कम हो गया है फैक्चुअल क्वेश्चंस, ज़्यादातर स्टेटमेंट बेस्ड ही था, तो अच्छा है आपके लिए, आप कर लोगे। सबसे पहले तो मैम मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे जैसे एग्ज़ाम क्लोज आता है, स्टेबिलिटी, माइंड का स्टेबिलिटी ख़त्म होने लगता है और ऑप्टिमिज्म जो होता है वो ख़त्म होने लगता है, तो हाउ कैन आई बी मोर स्टेबल एंड मोर ऑप्टिमिस्टिक? थिंक अबाउट इट। इफ यू वोंट थिंक अबाउट द एग्जाम देन ऑटोमेटिकली आपको एंजाइटी नहीं होगा। एंजाइटी तो ठीक है मैम, बट ऑप्टिमिज्म के लिए भी मैम कुछ सोचना नहीं। क्यों सोचना है? आप पढ़ो, अपना एग्जाम दो, आप अपने डिवीजन पे फोकस करो, आप एग्जाम के बारे में सोचो ही मत। आपने मैम सर ने भी बताया कि आप एसेज लिखती थी तो आप अपने डे टू डे लाइफ को कोशिश करती थी कि डे टू डे लाइफ एग्जांपल्स को उस एसे में ऐड ऑन करें, तो मैम इसका नहीं, मेरा क्या था ना, हर इंसान का एक अलग एक्सपीरियंस होता है। जैसे मैं अगर बैंक में हूँ तो मेरे फाइनेंस रिलेटेड हमेशा मुझे वो डायमेंशंस क्लिक होते थे सबसे पहले, और कुछ बुक्स मैंने पढ़े हैं तो वो रिलेट होता था। अब हमेशा मेरे ऐसे के एग्जांपल्स में जो फाइनेंशियल क्राइसिस और 2008 का जो था वो सब चीज़ें, मतलब आप अपने आसपास आपका जो पूरा जर्नी रहा ना, आपकी पूरी जो लाइफ है, आप उससे एग्जांपल्स निकाल लोगे, बट वो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि, एंड अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, वीडियोस देख रहे हो ऑनलाइन, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्रीज खास करके, तो ऐसे का देयर इज़ नो कोई भी सोर्स नहीं हो सकता प्रिपरेशन करने का। वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टॉपिक्स लिख के, देन ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, देन वो धीरे धीरे डेवलप होगा। में मतलब जब भी हम बैठते हैं एग्ज़ाम देते हैं तो हम लोग क्या ऐसा कोई वे जिससे हम लोग क्वेश्चन को क्विकली कॉम्प्रीहेंड कर पाए?
क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन में भी मैम एग्ज़ाम में जो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है क्वेश्चन को कॉम्प्रीहेंड करने में। देखो 2 आवर्स का एग्ज़ाम है ना, तो 1 आवर एंड 15 मिनट्स में आपका एक बार तो पूरा पेपर हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी आपका ई ऑप्शन भी है शायद, तो वो कलर करने में भी 5-10 मिनट्स का और टाइम लग सकता है। तो आप ऑब्वियसली मॉक देते होगे तो आपका अपने टाइम का तो एनालिसिस रहता होगा कि मैं कितने देर में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। तो 1 आवर 15 मिनट्स में अगर आप कर पा रहे हो, देन सेकेंड राउंड में आप फिर शायद आप मार्क भी करके रखते होगे ना कि दिस इज़ डाउटफुल, दिस आई एम 100% श्योर। तो आप 100% श्योर हैं तो उस टाइम ही मैं तो उस टाइम ही कलर कर देती थी बबल्स की, इफ़ आई एम 100%, क्योंकि वो बाद में ना कभी-कभी ऐसा होता है कि नहीं ये कन्फ्यूजन में वो गलत हो जाता है। Many congratulations first of you. I would like to ask ma'am first of all for current affairs. तो मैं ये पूछ रहा था मैम कि करंट अफेयर्स के जो एनुअल मैगजीन्स हैं आते हैं, तो उसमें दो मैगजीन मतलब एक मैगजीन से इनफ है, क्योंकि क्वेश्चन का जो ट्रेंड है 2-3 सालों से, या तो वन लाइनर या तो स्टेटमेंट बेस्ड कोई भी मैगजीन से 100% क्वेश्चंस तो आज तक आया नहीं है मैम। मेरे कहने का मतलब ये है मैम कि वन लाइनर मैगजीन भी आ रही हैं और थोड़ा सा स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ मैगजीन आ रहा है। तो हमारा जो 72 एग्ज़ाम है, तो ये तो हम कह नहीं सकते कि वन लाइनर करंट अफेयर पूछे या स्टेटमेंट में, दोनों मिक्स पूछा जा सकता है। तो क्या हम लोग को दोनों तरह के क्वेश्चन करंट को मतलब गाइड करते हुए चलना है कि नहीं मैम? करंट अफेयर्स के लिए मुझे लगता है कि आपको मल्टीपल सोर्सेज नहीं रेफ़र करने चाहिए, और मेरे एक्सपीरियंस से ही मैं बता सकती हूँ, बाकी तो ये टीचर्स आपको ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे कि जो वन लाइनर की मैगज़ीन रहती थी ना, वो 2-4 दिन के बाद मुझे वो कुछ भी याद नहीं रहता था। लेकिन अगर थोड़ा सा उसमें डिस्क्रिप्टिव चीज़ें हैं तो वो कहीं ना कहीं याद करने में वो प्रॉब्लम कम होती है। और मैं तो ज़्यादातर वीडियोस से ही करती थी, जैसे सर की भी वीडियोस तो आती मैम हैं। आपने कोई ये मतलब हार्ड कॉपी मैगजीन यूज़ नहीं किया आपने? नहीं, मैंने तो पीडीएफ वगैरह ही ज़्यादातर, पीडीएफ्स या फिर जो लास्ट में जैसे कि जैसे कोई कोचिंग या किसी मैगजीन का आप नाम लिख सकती हैं? बीसीडब्ल्यू के जो वीडियोस आते हैं ना, बहुत 3-4 आवर्स के, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता, तो मैं वो करके गई थी लास्ट टाइम। और ठीक है। और ये मैं कह रहा था मैम कि ये क्या घटना चक्र जो है बनाना जरूरी है पीटी के लिए, अगर कोई नहीं बनाया हो तो? घटना चक्र जैसे कि ठीक है, मैं बताती हूँ। घटना चक्र अगर आप इंडियन ज्योग्राफी का बनाने बैठोगे या फिजिकल ज्योग्राफी का, तो वो हो नहीं पाएगा और उससे ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। अगर आपको घटना चक्र ही करना है तो आप मॉडर्न हिस्ट्री का करिए, आप पॉलिटी का करिए और साइंस का करिए। जी मैम। मैम आपका ये 1 मंथ का ये जो बचा हुआ है, इसमें आपका क्या स्ट्रेटजी रहेगा? रिवीजन जो पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करना है, क्योंकि अभी और आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो वो ठीक है। ओके, रिगार्डिंग मेंस मैम, ये जो आंसर हम लोग लिखते हैं जैसे 8 मार्क्स का या 38 मार्क्स का, तो उसमें जो आंसर स्टार्ट करते हैं तो इसमें जैसे क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट्स, तो क्या उसमें हम प्रोज एंड कॉन्स हर आंसर में लिख सकते हैं सिर्फ जैसे प्रोज लिखते हुए? वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, वो क्या आपसे पूछना चाह रहा है। अगर क्वेश्चन में क्रिटिकली एनालाइज लिखा है, देन आपको प्रोज कॉन्स दोनों तरफ लेके चलना। यस मैम। तो यानी क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग वी हैव टू एक्ट। और ये मैप वगैरह डायग्राम, हाँ, जितना ज़्यादा आप डायग्राम बनाएंगे मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा मार्क्स होते हैं। जैसे मैप्स मतलब कि लोकेशन, फिर हाँ, मैंने कहीं कहीं पे यूज़ किया है मैप्स। जैसे अगर मिनरल पे कोई क्वेश्चन आया है तो मैंने बिहार का छोटा सा साइड में मैप, अगर संथाल रिबेलियन भी आया है तो भी मैंने छोटा सा मैप बना के वो लोकेशन दिखा दिया है उस तरीके से। नहीं, बेटर इज़ कि आप कोई रियल स्टोरी उसमें कनेक्ट कर पाएँ, और आपको कुछ भी जब नहीं समझ में आ रहा हो देन ओनली गो फॉर कि आप खुद से स्टोरी क्रिएट करो। प्रोवर्ब्स। हाँ, नहीं, ऐसे में तो आपको डायमेंशंस लिखने हैं, जितने डायमेंशन आप ज़्यादा लिखोगे उतना अच्छा है।
तो उसमें तो आप डायमेंशंस हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, आपके डेली अफेयर्स कहीं से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ये तो एक्चुअली मुझे नहीं पता कि अगर किसी ने पॉइंट वाइज लिखा है तो उसको ज़्यादा मार्क्स मिला होगा या फिर जिसने शायद, मैंने तो नहीं ज़्यादा पैराग्राफ नहीं, मैंने तो बुलेट पॉइंट्स और ऐसे छोटे स्टेटमेंट्स ही लिखे हैं, क्योंकि टाइम नहीं होता ना। अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 4 से 5 मिनट में वो लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपके पेपर छूट जाएगा। आपने मतलब जो रिवीजन का टेक्निक था आपका वो क्या था? जैसे कि आप जॉब करते थे बैंकिंग सेक्टर। मेरे रिवीजन का जो टेक्निक था ना, मैं अगर मेरे पास 30 डेज़ है तो मेरा बोर्ड था, उस पे 30 डेज़ के डेट्स लिखे थे और मैंने सब्जेक्ट लिखा था कि वो 3 दिन में मुझे ये रिवाइज़ करना है, नेक्स्ट 3 डेज़ में मुझे ये एक और सब्जेक्ट रिवाइज़ करना है। तो उस मैं टाइम के हिसाब से नहीं, मैं अपने टॉपिक के हिसाब से रिवाइज़ करती थी कि ये टॉपिक अगर आज मुझे कंप्लीट करना है तो ये आज मुझे करना है, चाहे उसमें मुझे 2 घंटे भी लगे, 4 घंटे भी लग सकते हैं। तो टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज आई यूज़ टू फोकस। मेरे लिए ये हो जा रहा है ना कि मतलब जैसे मैं पढ़ लेता हूँ लेकिन मैं जब रिवीजन करने जाता हूँ तो बोरिंग लगने लगता है, मैं कर नहीं पाता हूँ उसे। मैं थोड़ा बीपीएससी के एग्ज़ाम से हट कर क्वेश्चन है, जैसे 70वां का जो आंदोलन हुआ था उसमें बहुत सारे बच्चे मार भी खाए थे, बहुत सारा कुछ हुआ था। तो अगर इस समय आगे कोई चल के आंदोलन होता है, आप एसडीएम हैं, आपके क्षेत्र में होता है, तो फिर आप उस पर क्या कीजिएगा? ओके, तो मेरा सर हड़ताल बीपीएससी भवने के पास खाए थे सर। तो मेरा इंटरव्यू हो चुका है, तो अब मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती हूँ। इसका मतलब लाठी चार्ज होगा। यस सर, तब तो होगा। Ma'am, what was the turning point in your preparation or strategy that significantly improved your scores? रिड्यूसिंग माई नेगेटिव स्कोरिंग, क्योंकि पहले एंग्जाइटी में आकर मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर देती थी जो मेरा अच्छे से रिवाइज नहीं है या फिर जिसमें मैं श्योर नहीं हूँ, वो भी मैं अटैम्प्ट करती थी। एंड वो मैंने बहुत रिड्यूस किया, क्योंकि पिछले 2 अटैम्प्ट्स में मेरे वही नेगेटिव बहुत ज़्यादा हुए थे, इस वजह से मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था। Also, ma'am, being an overthinker, as we were talking earlier, so one tends to like study more deep into certain topics, which is not required for the exam. So, ma'am, how did you decide when to stop studying and move on to the next topic? I followed the guidance of teachers, या फिर जो भी जिन लोगों से मैं बात करती थी कि क्या करना है। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री था, तो वो शुरू में क्या हुआ था, आई स्टार्टेड स्टडिंग फ्रॉम दैट फर्स्ट चैप्टर। बाद में आई वॉज एग्जॉस्टेड जब मैं 1857 वाले चैप्टर पे आती थी। देन मुझे सर ने बोला कि नहीं, यू हैव टू स्टडी फ्रॉम 1857 टू 1947। तो इस तरीके से बहुत सारे, अब पॉलिटी के भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो शायद मैंने किए ही नहीं है, जो आखिरी जो है ना वो 9th 10th नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और बहुत सारी चीज़ें जो शायद मैंने की नहीं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने बहुत अच्छे से फोकस किया, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज, और जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअली। मेंस में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे वो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स आए थे, मतलब जो हमने किया था प्रिपेयर उस टॉपिक से बहुत कम क्वेश्चंस थे। तो वहाँ पे ऐसे पैनिक सिचुएशन में हम ऐसा क्या करें कि वो सारे क्वेश्चंस को, स्पेशली जो शॉर्ट नोट मेंस का जो क्वेश्चंस होता है ना, स्पेशली करंट अफेयर्स के, वो शायद मतलब 90% बच्चे ऐसे होंगे जिनको वो क्वेश्चन नहीं आता होगा। लेकिन आपने जो अभी तक पढ़ रखा है, या फिर आप अगर डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपने वो टॉपिक या उससे रिलेटेड कुछ तो पढ़ा होगा, तो वो आपको उस टाइम यू हैव टू क्रिएट दैट आंसर की जैसे कोई एग्जांपल अगर आपके पास कोई क्वेश्चन का हो तो आई कैन टेल यू। ओके मैम, थैंक यू। वन मोर क्वेश्चन मैम, क्या पेज 70 या 69 पे जो हमें मिलता है वो पूरा भरना ज़रूरी है या कम भी? देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, क्योंकि अगर आपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया तो मे बी हो सकता है कि आपका नाम शायद ना आए। तो सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना है। अब जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें तो आपके पास स्पेस ही बहुत कम होता है, सिर्फ 1.5 मैक्सिमम स्पेस होता है 1.5 पेजेस का। तो वहाँ पे तो आपके साथ ऐसा होगा कि मेरे पास कंटेंट बहुत है बट मेरे पास स्पेस नहीं है। तो आप ना कंटेंट पे फोकस करो, क्योंकि वो स्कोरिंग है एंड उसमें ऐसा नहीं है कि आपने 8 पेज लिख दिया और आपने कुछ भी लिख दिया है तो मार्क्स मिल जाएगा। आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, और अगर 6-7 पेजेस भी हैं तो, क्योंकि मैंने तो शायद 78 में पूरा 8 पेज तो नहीं लिखा था बहुत सारे क्वेश्चंस में, तो कंटेंट शुड बी देयर। और डीआई के बारे में मैं कहूँगी, डीआई में अगर 72 में 72 आ रहे हैं आपके, तो इट इज़ लाइक अ प्लस पॉइंट। फिर आप
डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। मैम जो एस्से में थर्ड एस्से लोकल पर्पस बोला, उसको आप कैसे प्रिपेयर किए थे? मैंने तो यही वीडियोस ही देखा था सर का, डायमेंशंस कैसे करना है, मतलब क्योंकि 4 टॉपिक्स में से 2 तो समझ में नहीं आते हैं, कुछ 1-2 समझ में आते हैं, फिर आप वो उसको मैं ट्रांसलेट कर लेती कि अच्छा ये कहना चाह रहा है, फिर वही उसमें से ही डायमेंशंस निकालती थी कि शायद ये चीज़ यहाँ सूट हो रही है। डायमेंशंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको वो प्रैक्टिस ही आएगा, कोई भी टॉपिक लो, नॉट वो प्रोवर्ब वाले जो होते हैं, इवन इंग्लिश के या फिर हिंदी प्रोवर्ब, वो कोई भी हो, तो वो आप प्रैक्टिस करो। आप जितना ज़्यादा मतलब आंसर्स लिखेंगे वो इम्प्रूव होता जाएगा डे बाय डे। और आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग, अगर आप आंसर लिखने मतलब अगर आपके पास टाइम नहीं हो, देन ऑल्सो यू ब्रेनस्टॉर्म कि ये एक टॉपिक है और ये बहुत अच्छा सिखाया जा रहा है यहाँ पे, तो आप वो रेफ़र करो। अब इंटरव्यू जो है ना, वो उसकी आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते कि सबके लिए वो सेम पैटर्न नहीं होता है। अगर कोई, क्योंकि मैं जॉब में थी तो मेरा मैक्सिमम क्वेश्चंस उससे ही रिलेटेड था कि आपने कैसे किया, क्या किया, या उसके अंदर के जो चीज़ें फाइनेंस रिलेटेड। अगर कोई जॉब में नहीं है तो ऑप्शनल से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऐसा मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स ने जो दिया है उन्होंने बताया कि ऑप्शनल से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और वो तो इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है उस दिन आपका कैसा, कौन बैठा है आपके सामने और आपने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चंस को कैसे आंसर किया है, क्योंकि फिर वो उस बेसिस पे आपका इंटरव्यू चलता है। नहीं, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं होता ना, यू आर जस्ट अ नंबर फॉर देम, दे डोंट नो योर नेम, दे डोंट नो फ्रॉम वेयर यू बिलोंग एंड नथिंग, दे डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन। करंट अफेयर्स के लिए मैं कोई भी एक सोर्स लेती थी और मैं उसी को रिवाइज़ करती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं था, और लास्ट में मैं कुछ ऑनलाइन वीडियोस देखती थी जिसमें कि एक कंपाइलेशन आता है ना दीज। और हाँ, करंट अफेयर्स के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो शायद मैंने नहीं बताया, बिहार बजट एंड बिहार इकोनॉमिक सर्वे, उससे ही 7-8 क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आप डेफिनेटली करो। नहीं मैंने तो नहीं किया इतना। हाँ, मॉक टेस्ट के जो करंट अफेयर्स आते थे वो मैं डेफिनेटली उसका आंसर देखती थी और वो नोट्स बनाती थी कि हाँ ये इसका आंसर ये होना चाहिए, तो मे बी एग्ज़ाम में ऐसा सेम रिपीट हो जाए। देखो, प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अभी 1 महीना बचा है, तो आप PYQ करो, आप अपना जो पढ़ा है वही रिवाइज़ करो और पैनिक मत करो, क्योंकि नई चीज़ आप पढ़ोगे तो फिर दैट विल बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो याद भी नहीं रहेगा और आपका टाइम भी बहुत कंज्यूम होगा। रोज टॉपर लाएंगे तब ना, हम लोग खरीदने वाला टॉपर थोड़ी है। इनके मुंह के सामने बोल रहे हैं कि सारा कोर्स रेजोनेंस, टच, ऐसे जितने निपुण हैं ऐसे है सबका है, तो हम लोग कोर मतलब टॉपर वो सब नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो इंटीग्रिटी इनमें है, जो रश्मि में है, तो वो बरकरार रखें, और जो बोली कि बच्चों में हम विधि सम्मत का कार्रवाई करेंगे, तो हम छात्र अपना ड्यूटी पालन करेगा और जो लोग साथ में रहेंगे हम लोग उनके साथ फिर खड़े मिलेंगे, है ना। आज आप लोग 2029 की यात्रा रहेगी, आगे की यात्रा रहेगी, तो याद इस चीज़ को रखिए कि कोई कितना भी SDM हो जाए, DSP हो जाए, सब विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे और हम लोग न्यायपूर्ण तरीके से उसको ध्वस्त करते रहेंगे अगर गलत होगा तो, है ना। तो बहुत आपको बधाई, और आप लोग को भी उम्मीद है कि बहुत यह सेशन यूज़फुल रहा होगा।